रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त काव्या। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हम लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम। इसमें स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारीगण बालिका और महिलाओं संबंधित सशक्तिकरण अधिकार एवं कानून पर बात करेंगे। इस कार्यक्रम की सूत्रधार है श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी जी। तो आइए रेडियो दस्तक 90.8 FM पर सुनते हैं यह विशेष कार्यक्रम। 90.8 FM पर आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट्स हैं स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर संगीता पलसानिया मैडम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं क्वालिटी नोडल जिला चिकित्सालय उज्जैन। साथ ही हमारे साथ हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी साबिर अहमद सिद्दीकी सर। साथ ही शिक्षा विभाग से हमारे बीच हैं तनवीर जहां खान मैडम, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल भैरूगढ़। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है और मैं 90.8 FM की ओर से सभी को स्वागत करना चाहती हूं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पलसाना मैडम के पास जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। स्पेशली मैडम आज हमें PCPNDT एक्ट के विषय में यहाँ पर बताने वाली हैं। तो मैडम जैसे जनरल वे में हम लोग PCPNDT एक्ट बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म आप हमें बताएं और इसके जो विशेष इसका उद्देश्य क्या रहा था और किस सन में यह एक्ट बना है। धन्यवाद प्रियंका। जैसा कि आपको पता है कि PCPNDT एक्ट हमारे यहाँ भारत में 1994 से लागू है। पहले जब ये था PNDT एक्ट कहलाता था, जिसका मतलब था कि प्रसव पूर्ण का लिंग चयन नहीं होना है। पर जब से ये ART टेक्निक आ गई, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक आ गई, जिसमें कहें हम अगर बोलचाल की भाषा में कि टेस्ट ट्यूब बेबी आ गई, तो इसके संदर्भ में इसे PCPNDT 2002 में कहना शुरू कर दिया गया, जिसका तात्पर्य ये होता है कि प्रसव पूर्व एवं प्रसव गर्भधारण के पूर्व लिंग चयन करना एक वैधानिक रूप से जुर्म है और इसके लिए कानूनी तौर पे सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। जी मैडम, और आगे हम आपसे बात करेंगे सजा क्या रखी गई है इसमें और किन किन लोगों पर ये लागू होता है जो लोग अपराध में सम्मिलित हैं। अब हम लोग चलते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी साबिर अहमद सिद्दीकी सर से हम लोग प्रश्न करते हैं। सर आप ये बताएं कि जो हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और महिला दिवस भी हम मनाते हैं, तो ये जो स्पेशल दिवस मनाने का क्या प्रयोजन रहता है। वास्तव में इसका प्रयोजन मुख्य रूप से इस बात में निहित है कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इस दिन जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जो है ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। और अगर हम अपने प्रदेश सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है और भारत सरकार ने ये पूरे एक सप्ताह भर के लिए प्रोग्राम जारी किया है, जिसके तहत हम आज जो है टॉक शो कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को सर्वाइव करने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए किस किस दिशा में दृढ़ संकल्पित है, उसके बारे में हम ये लोग आज इस बात के लिए चर्चा करने एकत्र हुए हैं। जी सर, धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं तनवीर खान मैडम से चर्चा करने के लिए। मैम आपने जैसा बताया कि 32 साल आपको हुए हैं शिक्षण के क्षेत्र में, तो आप ये बताएं हमारे श्रोतागण को कि जब आपने शिक्षण स्टार्ट किया था और आज की क्या स्थितियां हैं, मीन्स विशेष तौर पर अगर हम लोग बालिकाओं की बात करें तो। देखिए, बालिका शिक्षा में काफ़ी चेंज आया है। शुरू में बालिकाएं कोएड एजुकेशन में ही रही हूँ, कोएड स्कूल है हमारा। मैंने अनुभव किया है कि बालिकाओं की संख्या एजुकेशन में बढ़ी है। लड़कियां अब पहले से ज़्यादा स्कूल आने लगी हैं। गांव में बच्चियां जागरूकता ज़्यादा लगी मुझे। मैं गांव के स्कूल्स में भी रही हूँ, तो शहर और गांव में अगर हम कंपेयर करें तो गांव में बालिकाओं में अवेयरनेस ज़्यादा है। और ये जो गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ है
कि उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और छात्रावास हैं और भी जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है आजकल स्कूल्स में, टॉयलेट की व्यवस्था है, उससे बालिका शिक्षा में काफ़ी बढ़ावा मिला है। ऐसा लगता है कि जैसे पहले जो बच्चियां थी बहुत हेजिटेट करती थी, अगर हम लोग सैनिटरी पैड वगैरह की भी बात करें तो अब बच्चियां जो अपने जो फीमेल स्टाफ हैं उनसे काफ़ी फेमिलियर हो गई हैं और अब ये झिझक जो है वो दूर हो गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चियां जो है लेडी टीचर से बिल्कुल फ्रैंकली बात करती हैं और फैसिलिटीज़ भी है ही उनको कि पहले घर जाना पड़ता था, वो अब नहीं है। स्कूल में बेड की व्यवस्था, स्पेशली गर्ल्स स्कूल में तो मशीन वगैरह लगी होती है, तो बहुत चेंज आया है इससे। जी मैडम, हम फिर से चर्चा करते हैं पलसानिया मैडम से, जो कि हमें स्पेशली PCPNDT एक्ट के विषय में बता रही हैं। मैम, जैसा कि आपने हमारे श्रोतागण को बताया है कि PCPNDT एक्ट स्पेशली कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1994 में बनाया गया था, तो मैम इसमें कौन लोग इसके अपराध की श्रेणी में आते हैं और इसकी सज़ा का क्या प्रावधान है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1980 के पहले सोनोग्राफी की उपलब्धता नहीं थी। 1980 के बाद सोनोग्राफी की उपलब्धता आई और सोनोग्राफी की उपलब्धता आने के बाद हम लोगों ने टेक्निकली ये देखना शुरू कर दिया किसी किसी बीमारी में जो कि लड़कों में वंशानुगत रहती थी, तो ये पता लगाना शुरू कर दिया कि ये अंदर गर्भ में गर्भस्थ शिशु लड़का है या लड़की है। अगर लड़का है और उसको उस बीमारी के कारण बाहर निकलने के बाद, मतलब प्रसव होने के बाद जीवित रहने की गुंजाइश नहीं रहती थी, तो गर्भपात की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई थी। पर चूंकि इस चीज़ का एक गलत मोड़ ले लिया गया और इसे किसी किसी परिवार में इस तरह से मान लिया गया कि अगर हमारे गर्भावस्था में लड़की है तो हमें और लड़कियां नहीं चाहिए, बस होना है तो लड़का ही होना है, और उसको लड़की है तो उसको गर्भपात करा दिया जाए। तो इस तरह से लड़कियों को देखने के बाद गर्भपात की व्यवस्था मतलब करा के बहुत सारी लिंगानुपात में अंतर होने लगा, तो जिससे हमारे सरकार को ये लगा कि ये इसका सोनोग्राफी का उपयोग कुछ गलत तरीके में होने लगा। उसके लिए ऐसा हुआ कि अगर किसी ने भ्रूण का लिंग परीक्षण कराया, उसके लिए उसको वैधानिक रूप से 50,000 का जुर्माना और 3 साल की जेल, इस तरह का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। हर सोनोग्राफी सेंटर पे इस तरह की समझाइश दी गई कि आप लोगों को इस तरह का साइनेज लगाना है कि यहाँ पे भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है। भ्रूण लिंग परीक्षण करने से जो लिंगानुपात हो रहा था, किसी किसी राज्य में तो लिंगानुपात इतना ज़्यादा गड़बड़ा गया कि हरियाणा जैसे राज्यों में जहाँ पे कैसा समझा जाता है कि हर मतलब बालक और बालिका का लिंगानुपात ऐसा होता है कि 1000 बालक के ऊपर 1004 बालिकाएं होनी चाहिए अगर प्राकृतिक तौर पे देखा जाए। तो पता चला कि हरियाणा और कुछ और भी राज्य ऐसे थे जहाँ पे लिंगानुपात इतना गड़बड़ा गया क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे लड़कियों का बहुत तेज़ी से गर्भपात कराने शुरू कर दिया। तो वहाँ पे गर्भपात होते होते लड़कियों का रेशो ऐसा हो गया कि 700-800 तक लड़कियां हो गई प्रति 1000 बालक, जिसको कहना चाहिए कि प्राकृतिक डावाडोल स्थिति समझी गई। तो इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए इस तरह के जुर्माने का और जेल का प्रावधान रखा गया। अब इसमें ये कहा जाता है कि सोनोग्राफी करने के लिए उस गर्भवती महिला को जो प्रेरित कर रहा है उसके ऊपर भी इस तरह का मतलब कानूनी तौर पे जुर्माना और जेल का प्रावधान है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो भी महिला गर्भवती है वह खुद से कभी ना चाहेगी कि मैं कोई लिंग देखूं अपने गर्भस्थ शिशु का और उसका गर्भपात कराऊं। तो करने वाले डॉक्टर के ऊपर भी जुर्माना है, करवाने वाले जो उसके परिजन हैं उनके ऊपर भी जुर्माना और जेल है, पर जो प्रसूता है उसको इसमें एक फिगर नहीं लिया गया है, इसमें उसको अलग रखा गया, उसको अलग रखा गया है जी। तो इस तरह से कड़ी हिदायतें और सुरक्षा के कारण जो बीच में लिंगानुपात में बहुत ज़्यादा डामाडोल हो गया था, अब हम लोग हमारे भारत में काफ़ी कुछ लिंगानुपात में करेक्शन कर चुके हैं और प्रति 1000 बालक कई कई राज्यों में तो 1000 से भी ऊपर बालिकाएं हो चुकी हैं। जी मैम,
बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोतागण को दी है। जिन श्रोताओं ने देरी से ट्यून किया है उन्हें हम बताना चाहेंगे 90.8 FM रेडियो दस्तक पर आप सुन रहे हैं एक विशेष टॉक शो जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। सुनेगा उज्जैन तभी तो बढ़ेगा उज्जैन। अब मेरा प्रश्न है जिला कार्यक्रम अधिकारी साबिर अहमद सिद्दीकी जी से। सर, आप हमें ये बताएं कि जो ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उज्जैन में लागू की गई है, तो ये कब से लागू की गई है और इससे क्या सुधार आया है बालिका लिंगानुपात में? देखिए, भारत सरकार ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चुनिंदा प्रदेशों में और चुनिंदा ज़िलों में प्रारंभ किया था 2015 में। उसके बाद जो है थर्ड फेज़ में जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले को शामिल किया गया। उसका कारण ये था कि हमारा सेक्स रेशो तो 956 था 2011 में, लेकिन जो 5 साल तक के जो लड़कियों का जो सेक्स रेशो है वो जो है 2011 में जो है 938 हो गया था, कम हो गया था। तो इसके लिए जो है भारत सरकार ने उज्जैन ज़िले को शामिल किया और उसके पश्चात जो है विभिन्न स्तरों पे हमारे के द्वारा जो है आईईसी कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच ऐसे पॉकेट्स में जहाँ पर लिंगानुपात कम था उन जगह पर बहुत सारे कार्यक्रम करके, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे जो है पपेट शो हो, या हमने जो है जागरूकता रथ भी ऐसे स्थानों पे चलाया उसका, और जनप्रतिनिधियों को इस बारे में जो है काफ़ी उनसे हमें सहयोग मिला ताकि इन क्षेत्रों में जो है जहाँ पर लिंगानुपात कम था वहाँ पर बढ़ाने के लिए जो है विशेष एक्टिविटीज़ प्रारंभ की गई थी। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में हम देखें तो उज्जैन ज़िले का जो है 2021 में जो है 956 SRB मतलब सेक्स रेशो एट बर्थ, मतलब कहने का आशय है कि जन्म के समय जो बालिकाओं का लिंगानुपात है वो जो है 956 तक पहुंच गया था। लास्ट ईयर जो है वो 947 हुआ था और अभी करंट में अगर हम देखें इस साल तो 941 चल रहा है। तो निश्चित रूप से हम अगर बात करें कि जन्म लेने वाली जो बालिका है उसकी 1000 की तुलना में लड़कों की तुलना में संख्या बढ़ी है और ये सभी एकीकृत प्रयासों से संभव हो पाया है। अब हम लोग बात करते हैं तनवीर खान मैडम से। मैडम, आप हमें ये बताएं कि जब सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें शिक्षक भी कुछ एनरोलमेंट के लिए प्रयास करते हैं? जी बिल्कुल। जैसे सेशन स्टार्ट होता है, मध्य प्रदेश शासन की एक योजना है स्कूल चले हम। तो स्कूल चले हम में हम एनरोलमेंट के लिए शिक्षक घर घर जाकर पालकों से संपर्क करते हैं और बच्चों को लेकर आते हैं। उस दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम मनाया जाता है स्कूल में और उसका काफ़ी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। और यूँ तो एडमिशन महीने भर चलते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जल्द से जल्द सारे बच्चे बालक एवं बालिकाएं दोनों स्कूल में जल्द से जल्द सेशन स्टार्ट होते से एडमिशन ले लें। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या मुख्य कारण है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? मीन्स जो ड्रॉप आउट्स हैं उनका क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण हायर सेकेंडरी को अगर लेकर देखा जाए तो हायर सेकेंडरी स्कूल्स की दूरी ज़्यादा है। अभी हम हमारे स्कूल में भी वही फेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से भी बच्चा आता है, बालिकाएं भी आती है, तो कन्वेंस की प्रॉब्लम भी आती है। तो बच्चियों को छोड़ने भी आते हैं, बालक तो अपने बाइक वगैरह से आ जाते हैं, बालिकाओं को पेरेंट्स छोड़ कर जाते हैं, दूसरी व्यवस्थाएं भी रहती, बस से आते हैं। तो उससे जो है एक एनरोलमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है और रेगुलर जो उनकी अटेंडेंस है उससे भी फ़र्क पड़ता है कि उनका अटेंडेंस कम हो जाती है दूर से आने के कारण। अब मेरा प्रश्न है पलसानिया मैडम से। मैडम, जैसा कि आपने बताया कि इस PCPNDT एक्ट में 50,000 का जुर्माना जैसे रखा गया है सोनोग्राफी सेंटर्स के लिए भी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जुर्माने के बाद अब इस तरह के कोई केसेस नहीं होते हैं? गर्भ में बेटा है या बेटी है इसके बारे में कहीं बताया नहीं जाता है? देखिए, क्योंकि हम लोग लगातार विगत 4-5 साल से तो मेरे को कहना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कार्यक्रम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके बारे में समाज में जो चेतना आई है वो बहुत ज़्यादा आई है। कोई भी सोनोग्राफी सेंटर में जो डॉक्टर है वह अपनी मर्जी से सोनोग्राफी नहीं करता है, पर कहीं ना कहीं परिजन जो रहते हैं प्रसूता के वह उसके ऊपर भी जोर डालते हैं और डॉक्टर के ऊपर भी जोर डालते हैं।
तो डॉक्टरों ने तो करीब करीब अभी मैं कह सकती हूँ कि किसी भी तरह का लिंग परीक्षण करने की आदत करीब करीब छोड़ ही दी है। इसके कारण ही हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो लिंग अनुपात है वह सुधर रहा है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि लिंग अनुपात ऐसा देखा जाता है कि पैदा होने से लेकर 6 साल तक की बालिकाएं, तो इसमें ये कहना रहेगा कि बाद में बालिका अगर बालिका है किसी परिवार में, तो उसका लालन पालन और उसका मतलब खाना पीना भी ऐसा रखा जाए कि वो स्वस्थ रहे, है ना। तो इस चीज़ के ऊपर भी समाज के जो हमारे नियम है उनको हमें मोड़ के और सिर्फ सोनोग्राफी को रोक के हम लोगों बालिकाओं का अपना जो रेशो है जो सही करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। हमें समाज में ये चेतना और जागरूकता भी देनी है कि हर बालिका हर बालक दोनों ही हमारे भविष्य है। चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, वो हमारे देश का भविष्य है, जिनका खाना पीना, टीकाकरण और जिनका शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ इतनी अच्छी हो कि वो लोग हमारे देश का नाम भी रोशन करें और हमारे देश के लिए एक वह कहना चाहिए ना, कर्णधार बनते हैं कि बालक हो या बालिका। जी, क्योंकि पीसीपीएनडीटी एक्ट तो सिर्फ से हम लिंग चयन रोक सकते हैं, बालिका को जन्म का अधिकार दिलवा सकते हैं, लेकिन जो बाद के जो उसके अधिकार है, जैसे पोषण का अधिकार है, शिक्षण का अधिकार है और सुरक्षा का अधिकार है, वो तो सामाजिक जागरूकता से ही उसको मिल सकता है और उसमें सतत महिला एवं बाल विकास विभाग प्रयासरत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, इस क्षेत्र में जो है महिला बाल विकास सभी के सहयोग से, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, जहाँ हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हो, पब्लिक है, हाँ, सभी के सहयोग से हम जो है इस मैसेज को घर घर तक पहुंचाने में सफल हुए हैं कि बालिका का जन्म जो है उसको प्रोत्साहित किया जाए, बालिका को जन्म लेने दिया जाए और बालिका को आगे बढ़ने के लिए उसके आगे के रास्ते जो है उसको अपना स्वयं का विकास करने के लिए जो है आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए हम विशेष प्रयासरत हैं और हम उसमें सफल भी हुए हैं। सर, महिला एवं बाल विकास के और भी कई कार्यक्रम चलते हैं, जैसे जागरूकता अभियान है और ऐसा भी कुछ बच्चों की सुरक्षा के, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, उसके लिए विशेष तौर पर आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, चूँकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हम 2018 से अपने ज़िले में कर रहे हैं, तो लड़कियों की सुरक्षा जो है वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है और इसके लिए जो है हम शिक्षा विभाग के सहयोग से जो है जो स्कूल में या कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही हैं उनको जो है आत्म सुरक्षा का जो है हम कई बार प्रशिक्षण भी हमने आयोजित किया है और साथ ही साथ जो है साइबर सेल के साथ में मिलकर जो है साइबर क्राइम में किस तरह से जो है बालिका न उलझे उसके लिए भी उनको अवेयर करने के लिए जो है हम लगातार सतत प्रोग्राम करते रहते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि बालिका सुरक्षा को हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि बालिका अगर सुरक्षित रहेगी तो निश्चित रूप से जो है हमारा जो सेक्स रेशो है वो न केवल सुदृढ़ होगा बल्कि जो है बालिकाओं को जो है आगे बढ़ने में भी सहयोग मिलेगा। शिक्षा एवं जागरूकता ही दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो मेरा प्रश्न है अब तनवीर खान मैडम से कि आप हमें बताएं मैडम, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की भी कुछ व्यवस्था रहती है और छात्रावास का भी रहता है, तो हमारे श्रोतागण को वो बताएं कि कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती है जो केवल बालिकाओं के लिए होती है, जैसे पितृहीन कन्या, इकलौती बेटी, अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि, लाडली लक्ष्मी योजना आदि। तो ये जो है ये स्कॉलरशिप से बालिकाओं को पढ़ने में बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट में आजकल कई डिपार्टमेंट हम लोग आपस में मिलकर, जैसे स्वास्थ्य विभाग पोषण के लिए बच्चियों को जो गोली आयरन टैबलेट एवरी वीक दी जाती है और पुलिस डिपार्टमेंट के जो है हमारे साथी लोग भी आते हैं, वो बच्चियों को उनकी सुरक्षा के बारे में समझाते हैं। और भी डिपार्टमेंट ऐसे हैं, आजकल सभी डिपार्टमेंट महिला एवं बाल विकास से भी हमारे यहाँ आते हैं। आज ही जो है रोजगार से संबंधित रोजगार कार्यालय से भी जो है समय समय पर हमारे अतिथि लोग आते हैं और बच्चियों को उनके आगे बढ़ने के अवसर वगैरह बताते हैं। और इसी का हम परिणाम देखते हैं कि एजुकेशन में सुधार आने से ही आज हमारी बालिकाएं कई उच्च पदों पर पहुंच चुकी हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं। सर, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी कि एक लाडली लक्ष्मी योजना है, उससे किस प्रकार से बाल विवाह
को रोकने में सफलता मिली है, इसके विषय में हमारे श्रोताओं को बताएं। वास्तव में 2006 में जब लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ हुई थी तो इसके जो उद्देश्य थे ये बहुआयामी थे। अगर हम बात करें कि बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, साथ ही साथ जो है ये जनसंख्या स्थिरीकरण को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि केवल 2 बच्चों के ऊपर ही लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता था। इसके साथ ही साथ हाई सेकेंडरी तक एग्ज़ाम देना अनिवार्य शर्त था, जिसके कारण जो है बालिकाओं को जो लाडली लक्ष्मी है हमारी उसको हाई सेकेंडरी तक पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक शर्त और रखी थी कि जो है उस बालिका का जो हमारी लाडली लक्ष्मी है उसको 18 साल से पहले उसकी शादी नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो बहुआयामी उद्देश्यों को पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप स्कीम स्टार्ट की गई थी लाडली लक्ष्मी योजना, ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुई है। जी सर, धन्यवाद सर। अब मैं पलसानिया मैडम से पूछना चाहूँगी, एक्ट के अलावा है ये, एक्ट के अपार्ट फ्रॉम दिस एक्ट, चूँकि मैडम आप स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, तो जैसे महिलाएं जब आपके पास आती हैं तो क्या आपको उनकी साइकोलॉजी में चेंज लगता है अब कि, या उनके जो परिजन आते हैं कि अब वो ऐसा नहीं, मतलब उनका क्या पॉजिटिव रहता है कि लड़की होगी या लड़का होगा, कुछ इस तरीके से जैसे उनके प्रश्न होते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब समाज में इस तरीके से सुधार आया है? हाँ, जैसे कि आप कह रही हैं, काफ़ी कुछ सुधार आया है समाज में। हम लोगों ने जितना इस तरह का लिंग अनुपात बिगड़ रहा था तो उसके बारे में मीडिया के द्वारा, दूसरे विभागों के द्वारा और पर्सनली भी जा जाके जो घरों में इस चीज़ की जागरूकता दी है, तो आजकल बहुत सारे लोगों को लड़का हो या लड़की हो, मैंने तो ये भी देखा है कि लड़की हुई है तो वो लोग ज़्यादा खुश होके यही कह रहे हैं कि अरे हमें तो लड़की ही चाहिए थी। तो कम से कम जब वो लोग ये कहते हैं तो यही कहने में आता है कि जो भी हो रहा है, जैसे हमको भी, मेरे भी एक पोता एक पोती है, पता ही नहीं था एंड तक कि लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है। तो जैसा अभी मैं पढ़ रही थी कि गर्भवती महिला को एक उम्मीद होती है 9 महीने के बाद कि कुछ होने वाला है, वो क्या होगा, एक लड़का या लड़की। तो उस उम्मीद को बरकरार रखते हुए कहीं ना कहीं लिंग परीक्षण करने की जो हम लोगों ने रोक लगाई है वो एक बहुत ही अच्छी पहल है। और लड़का हो या लड़की, सभी आजकल हमारे लिए एक कर्णधार रहते हैं एक देश के, और आगे चल के वो सभी आजकल तो लड़का लड़की सब मिलके बहुत अच्छे से सारी जगह पे अपना सहयोग दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। सुन रखा होगा आप लोगों ने कि जब लड़के को हम लोग शिक्षित करते हैं तो वो एक ही परिवार में रह जाता है, पर लड़कियां 2 परिवारों को शिक्षित करती है। ऐसे ही आप लोगों को पता होगा, शायद आप, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, आजकल हर गर्भवती महिला की हम लोग 6 माह में 75 ग्राम ग्लूकोज का एक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट कर रहे हैं। तो एक जांच से बचे 2 जान। क्या मतलब है इसका कि डायबिटीज़ अगर महिला में निकलती है तो उस समय उसको संभालना है, और जो गर्भ में बच्चा है उसको आगे 40-45 साल में जाके डायबिटीज़ होने की गुंजाइश आ जाएगी, वो उसको भी पता चल जाएगा कि अपन उसको भी बचा रहे हैं। तो एक जांच से 2 जान बचा रहे हैं। जैसे हम एक बालिका को शिक्षित करते तो 2 परिवारों को सुदृढ़ करते। जी मैम, आज जैसा कि आपने बताया कि आज लड़का लड़की में कोई भी भेद नहीं रह गया है, बल्कि आज लड़कियां बेहतर तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण भी करती हैं। अगर माता पिता के सिर्फ लड़की ही है तो भी वो वैसे ही देखभाल करती है जैसे कि कोई लड़का करता है, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। तो हमारे आज के इस टॉक शो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 90.8 FM पर जो श्रोतागण हमसे जुड़े थे उन्हें हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और इसी के उपलक्ष्य में हमारे आज के जो हमारे साथ गेस्ट थे उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सबको पता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कल यानी दिनांक 24 जनवरी 2023 को हम लोग मना रहे हैं। और आज ही एक पत्रिका से हमारे यहाँ लेने आए थे कि आपके यहाँ विगत सालों में लड़के और लड़कियाँ कितने पैदा हुए हैं, तो वो हम लोग भी डाटा उनके साथ शेयर किया। तो कहीं ना कहीं हमको ये नहीं लग रहा है कि अगर 3-3.5 हज़ार लड़के हैं तो 3,000 ही लड़कियाँ हैं, मतलब उसका बैलेंस ही मिल रहा है। तो हम लोगों को ये कहने में
कोई कोताही नहीं रहेगी कि अभी हम लोग लिंग चयन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और जितने लड़के पैदा हो रहे हैं उतनी ही लड़कियां पैदा हो रही हैं। एक ये चेंज भी आया है मैडम कि अगर जैसे 2 बालिकाएं, पहले लड़के के इंतजार में भी बच्चे ज़्यादा होते थे कि अब लड़का हो जाएगा, अब लड़का हो जाएगा, लेकिन आजकल 2 बालिकाएं हैं तो लोग परिवार नियोजन करवा लेते हैं। वो भी करवा रहे हैं। इवन मैंने तो कुछ केसेस, मतलब बहुत सारे तो नहीं कह सकती, पर 3-4 केसेस में एक ही बालिका पे भी नसबंदी करी हुई है। तो आजकल जैसे एक बालिका का भी चल रहा है ना, कि एक बेटियां जिनकी है उनको भी बहुत प्रोत्साहित करा है। तो हमें समाज को यही संदेश देना चाहिए कि बालक हो या बालिका, ये सब हमारे देश के कर्णधार है, और लिंग चयन करना एक कोई भी ज़रूरत की चीज़ ही नहीं है। और लिंग चयन पहले बीमारियों के लिए किया जाता था, जिसको भी हमें पूर्ण रूप से निषेध करना है, और हमें हमारी हर बालिका के लिए एक उत्सव मनाना है। धन्यवाद। और उसके बाद उसको शिक्षा भी देनी है। जी मैम, आप लोग सभी यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर अभी आपने सुना राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, जैसा कि रेडियो दस्तक के स्टूडियो में आए अतिथियों ने महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी जानकारियां दी, और दोस्तों, इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या विचार है तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए हमें जाने की इजाज़त। सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।